हेलो फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो इसका होगा उसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर हम राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत सरकार के जो पंचायती राज मंत्रालय हैं उसके द्वारा दिया जाने वाला एक देखा जाए तो प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, अगर हम इस पुरस्कार की बात अगर करते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2011 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो देखिए, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका उद्देश्य था कि 3 स्तर जो हैं हमारे त्रिस्तरीय पंचायत है, जैसे ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया और जिला स्तर, तो इनके जो अच्छे काम हैं और यहाँ के प्रतिनिधि जो अच्छे काम कर रहे हैं, समाज जो भी है जो अच्छे काम है उसको पहचानना और उनको प्रोत्साहित करना और उनके बीच जो क्या है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है या उसकी भावना को पैदा करना। अब ये अगर ऐसा होगा, मान लीजिए कि आपके ग्राम हो गया, ब्लॉक हो गया एंड जिला पंचायत हो गया, जिला स्तर, मान लीजिए जिला स्तर पर इस पे अगर उत्कृष्ट काम होता है और ऐसे ही सभी ग्राम में, ब्लॉक में, जिला में अगर अच्छे से काम होता है, इसके डेवलपमेंट को लेके लोग जागरूक होंगे, तो क्या होगा कि एसडीजी गोल हमारा है, तो एसडीजी गोल को हम स्थानीय स्तर पर हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि मतलब आप ऐसे ऐसे करेंगे और ये चीज, तो वो एसडीजी गोल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो हम उसको पा सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 श्रेणी होती है। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं कि प्रदर्शन के आधार पे जो है इनको हम बांटते हैं। श्रेणी देखा जाए तो 2 है। तो एक तो है हमारा कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें थीम होगा, कुछ होगा इसका कि इसमें क्या क्या हम रख सकते हैं। तो एक तो हो गया कि गरीबी मुक्त, स्वास्थ्य, बाल अनुकूलन, जल पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छ और हरित पंचायत आदि। इसमें जो है तो इन सब जो विषय है, थीम है, इसके आधार पे और इसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है इस पे क्या होता है कि दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसी प्रकार से एक है हमारा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ये जो है पुरस्कार उन पंचायतों को मिलता है जो समग्र रूप से सभी सतत विकास में, अगर देखा जाए तो सतत विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें एसडीजी में जो भी होगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिनका होगा उनको ये मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे बढ़ते हैं, डिटेल में अब देखेंगे इसको जरा। तो देखिए 17 राज्य में, एक सेकंड, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान। तो देखिए 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के 6 पुरस्कार जीते हैं, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में 5-5 पुरस्कार हासिल किए हैं। शीर्ष जिला पंचायतों में 5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार मिलेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब चीजें हैं। अब देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने राष्ट्रीय पंचायत 2025 की विजेता की घोषणा कर दी है। कुल 42 पंचायत है। 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो अब देखा जाए तो इसमें क्या थे, 2 श्रेणी थे। हमने ये देखा कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसमें एसडीजी के 9 स्थानीयकरण विषयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है, जैसे गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका, स्वास्थ्य पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ
और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर अवसंरचना, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत। तो ये सब क्या है, इसके विषय हैं। ठीक है, 9 स्थानीयकरण क्या है, विषय हैं। इन विषय को भी हम डिटेल में देखेंगे और उसमें क्या क्या, कौन कौन से स्टेट या जिला जो भी है काम किया, पंचायत काम किया है, उस पर भी थोड़ा फोकस रहेंगे कि किसी एक स्टेट में एक ही पंचायत को मिल रहा है तो क्या वहाँ के कंडीशन रहे होंगे, कैसे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्रत्येक विषय के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पंचायतों को पुरस्कार दिए जाते हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 के अंतर्गत 17 राज्यों केंद्र शासित और 34 जो है ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत चुना जाएगा और जो भी है में जोड़ा जाएगा। अब देखिए इसी तरह है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, तो जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में समग्र रूप से प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को दिया जाएगा। इसमें 8 पंचायतों को विजेता के रूप में चुना गया है, जिसमें से 3 को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, 2 को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत और 3 को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, तो विजेता पंचायत को श्रेणी और स्तर के आधार पर 50 लाख से 5 करोड़ तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे। यह पंचायत प्रोत्साहन योजना आईओपी जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएससी को केंद्र प्रायोजित योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है और अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो आप ये आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, चौबीस अप्रैल को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं। तो 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायतों संस्थानों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया था। अब इसमें श्रेणी, जो विशेष श्रेणी थे वो क्या थे, देखिए जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। 2025 पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। तो देखिए पंचायत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सतत विकास के जो स्थानीयकरण की अवधारणा है, इसको हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से यानी डेवलप करना है पंचायतों के माध्यम से कि जिसमें स्थानीय शासन, जन भागीदारी, समावेशन और सामुदायिक स्वामित्व के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तो विकास को गति दे सकते हैं। और भारत में क्या है कि भारत एक विशाल और डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधतापूर्ण देश है, जिसमें पंचायत को ये सब करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अगर ग्रामीण नागरिकों के लिए अच्छे से अगर चला पा रहे हैं, तो हम उसको स्मार्ट विलेज के रूप में अगर हम उस पर काम करते हैं, तो हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी जो भी प्राथमिकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी योगदान उसमें दे सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें विषय जो है 9 विषय है, उसमें से क्या है, पहला अगर देखें तो ग्रामीण मुक्त उन्नत आजीविका पंचायत। तो इनको हम एक बार देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और सिक्किम है, ये ध्यान रखना है, ये 2 और ये 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत विषय केवल दक्षिण भारत में ही इससे संबंधित राज्य हैं, तो गलत हो जाएगा, सिक्किम भी है एक। तो ये ध्यान हमें रखना है और इसको हम थोड़ा डिटेल में इस विषय को चर्चा करें। बात आती है गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत। ठीक है, तो देखिए गरीबी मुक्त अगर हम बात करें कि गरीबी मुक्त अगर पंचायत की अब बात करते हैं, मान लीजिए गरीबी मुक्त एवं
ये हमारा विषय है, ठीक है। फर्स्ट विषय है गरीबी मुक्त और एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत। देखिए, अब गरीबी मुक्त की अगर हम बात करते हैं तो गरीबी मुक्त पंचायत कौन सी होंगी, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा हम इस तरीके से करें कि कोई भी जो है पुनः जो है गरीबी के दुष्चक्र में ना पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पे काम कर सकते हैं। तो हमारा सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है पुनः गरीबी के दलदल में ना फंसे। हम सभी के लिए क्या कर सकते हैं, तो बेहतर आजीविका एवं विकास को के साथ विकास को हम समृद्ध कर सकते हैं, यानी बेहतर आजीविका। अब इसके लिए अगर बात किया जाए तो स्थानीय जो हमारे कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत समूहों जो हैं, व्यक्तिगत हैं या सामूहिक रूप से, तो उद्यमों जैसे एसएचजी हो गया, ये सब जो हम स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड जो भी है, तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उद्देश्य एवं अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, एसएचजी पे बात कर सकते हैं कि इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, विकास एवं रोजगार सृजन कर सकते हैं। एक तो हो गया कि जो व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक, जो सामूहिक है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ उद्यम वगैरह का स्थापना करना हो तो इन सब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। एसएचजी को हम क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि ऐसे 100% तो बैंक लिंकेज करना ही है इसको, ठीक है। तो जो हमारा स्वयं सहायता समूह है, एवं किसान समूह हो गया, तो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो गया मान लीजिए, तो इनको भी क्या कर सकते हैं, इनसे हम जोड़ सकते हैं ताकि जो है और इनको सही समय पर लोन मिल सके। मतलब आप सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे ये क्या कर सके, अपने जो काम को है वो सही तरीके से करे। अगर हम किसान की बात आ गई तो चलिए किसान की बात करते हैं। तो किसान का जो केंद्रीय और राज्य पोर्टल है, उस पर क्या करना है कि 100% क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण, ठीक है। अब अगर व्यक्तिगत की बात आ गई तो व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, आवास होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए और स्वच्छता। तो अगर हम आवास की बात करते हैं, पेयजल की बात करते हैं और स्वच्छता की बात करते हैं, तो इन सब के लिए जैसी जो भी है हमारे, आप बोल सकते हैं कि मूलभूत जो आवश्यकता है, ऐसा मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, इसके लिए मूलभूत सेवाएं हमें 100% मतलब सुनिश्चित करना है, इन तक जो है पहुंच सुनिश्चित करना है। पहुंच यानी उनको आवास मिले, पेयजल के लिए जो है नल जल योजना वगैरह है, स्वच्छता वगैरह, ये सब के लिए जो है मेडिकल जो भी है, सैनिटेशन, ये सब उनको सपोर्ट मिले। महिलाओं के लिए हो गया तो सैनिटरी पैड्स वगैरह, इन सब की अवेलेबिलिटी हो, और भी टीका वगैरह, ये सब सही और 100% मिले। देखिए, नेक्स्ट है कि अगर मनरेगा की बात अगर करते हैं तो 100% जॉब कार्ड होना चाहिए लोगों के पास, जॉब कार्ड, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। और 100% जॉब कार्ड तो होना चाहिए, लेकिन ये भी चीज है कि लोग जॉब कार्ड बनाने के बाद, गांव के जैसे लोग हैं तो वो बाहर, जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में है तो लोग बिहार से बाहर चले जाते हैं काम करने। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्टिव जो है जॉब कार्ड की आवश्यकता है कि जो हों, और एक्टिव जॉब कार्ड जो धारक हैं इनको क्या मिले, तो इनको जो है निरंतर जो है रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। ये भी चीज है कि जो एक्टिव हैं उनको निरंतर जो है रोजगार आप उपलब्ध कराएं। और इसी तरीके से हम आ जाते हैं अनाज वगैरह पे, तो पीडीएस की बात करते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके अंतर्गत जो है जो भी हमारे एलिजिबल
जो परिवार है, फैमिली है, यानी इसके अंतर्गत पात्र परिवार जो है उनका जो है हमें क्या करना है, 100% नामांकन करना है और पात्रता जो है उसके आधार पे राशन कार्ड जो है क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो ये तो हमारा हो गया 100% नामांकन। और क्या करना है, तो जो पात्रता आधारित है, पात्र मतलब एलिजिबल हैं, आधारित क्या करना है, हमें राशन कार्ड उपलब्ध कराना है, राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत हमें नागरिकों को क्या करना है, तो आयुष्मान भारत हो गया। तो इसके तहत हमें क्या करना है, 100% लोगों तक पात्र नागरिकों को क्या करना है, कवरेज करना है। ठीक है, कवरेज करना है। अगर आप नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं तो जो भी सेवाएं पंचायत लेवल पे, स्थानीय स्तर पे हमें मिल सकती है, जिससे गरीबी मुक्त एवं आजीविका मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 100% सेवा, तो सर्विस जो है जो भी होगा उसको हमें क्या 100% सुनिश्चित कराना है, उपलब्ध कराना है। अब देखिए उद्देश्य लक्ष्य तो हमारा ये हो गया। अगर इसी में हम ग्राम पंचायतों की भूमिका देखते हैं तो देखिए सामाजिक, अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हो गया, मिशन अंत्योदय हो गया, इन सब के डेटा के अनुसार हमें क्या करना है कि जो वंचित लाभार्थी है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, अगर हम ग्राम पंचायत की भूमिका बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं तो आप यहाँ का बोल सकते हैं कि जो सामाजिक हमारा है, सामाजिक प्लस आर्थिक हो गया, जाति जनगणना हो गया, जाति जनगणना हो गया, तो इन सब के आधार पे, इन सब के आधार पे जो वंचित लाभार्थी हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो एक बार एक व्यक्ति ले रहा है वही बार बार ले रहा है, और जो वंचित है वो वंचित ही रह जाता है, तो ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, इन सब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना मिशन अंत्योदय जो भी डेटा हमारे पास है, इन सब के डेटा के अनुसार, डेटा के आधार पे हमें जो है वंचित लाभार्थी की पहचान करनी है। ठीक है, इनकी पहचान करेंगे हम, ये पंचायत की भूमिका है। अब जॉब कार्ड की बात हो रही थी, तो जॉब कार्ड को हमें क्या करना है, इसका प्रभावी जो है वितरण होना चाहिए, एकदम बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, कि हमारे जात का नहीं है तो इसको नहीं देते हैं, बाद में देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको करना चाहिए, यानी पंचायत को जो है पंचायत के हिसाब से और लोगों के लिए काम करना है, ना कि अपने जात धर्म जो भी है मजहब इन सब के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पंचायत और क्या कर सकता है, तो पंचायत कर सकता है स्किल डेवलपमेंट में, कुछ स्किल का जो है आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी आप कौशल प्रशिक्षण कर सकते हैं। ठीक, कौशल प्रशिक्षण हो गया। अगर ये होगा तो क्या होगा, उद्यमिता का विकास हो जाएगा, उद्यमिता का विकास हो गया, और प्लस रोजगार अगर मिलता है तो इनके माध्यम से क्या हो जाएगा, हमारा आय का सृजन हो जाएगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। किसान की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए क्या मिले, तो सिंचाई, आप बेहतर बीज की अवेलेबिलिटी कराइए, बेहतर बीज उनको मिले। ठीक है, जैव उर्वरक मिले। देखिए उर्वरक जो है हम केमिकल फर्टिलाइजर से क्या कर रहे हैं कि शरीर जो अगर देखा जाए धरती है, यानी मतलब मिट्टी को अगर देखा जाए तो मिट्टी को क्या कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उससे जो है जैव उर्वरक की ओर हमें शिफ्ट करना है, प्राकृतिक जो है जो उर्वरक है इन सबको, जैव उर्वरक हो गया। अब देखिए ड्रिप इरिगेशन हो गया, यानी सिंचाई के जो भी नए तकनीक है, या नई तकनीक में हो गया नमो दीदी ड्रोन हो गया, तो ड्रोन के माध्यम से, मतलब आप ऐसे बोले कि नई तकनीक जो भी है, ओवरऑल आ जाएगा इसी में कि नई तकनीक की आप क्या करना है, पहचान करना है, और इसका
हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका कृषि विज्ञान है, विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्रों के उपयोग, केंद्रों का उपयोग करना है। और ये सब जब आप करेंगे तो क्या होगा, धरती मैया खुश होंगी, यानी भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी। भूमि की क्या होगी, उत्पादकता। और हमारा क्या लक्ष्य है कि भूमि की उत्पादकता को जो है बनाए रखें, यानी इसकी उत्पादकता में सुधार होगा। वैसे बोल सकते हैं कि उत्पादकता में सुधार होगा। ये सब चीजें होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर लोगों को हम या एसएचजी जो भी है हमारा स्वयं सहायता समूह, इनको हम क्या करते हैं कि प्रशिक्षण करते हैं। तो एसएचजी को हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। मान लीजिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, इनका अगर बैंक लिंकेज हो रहा है तो इनसे क्या होगा कि ये सशक्त होंगे और इन सब से क्या होगा, आय का सृजन होना है। लोग जो है कुछ ना कुछ अपना स्मॉल लेवल पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करेंगे, जिससे सही रहेगा। आगे बात करते हैं तो जो हमारा है कि पंचायत की अगर बात करते हैं तो पंचायत विकास के लिए जो निधि वगैरह आ रही है, पैसा, तो इन सब के बारे में लोगों को बताएं। और कोई कार्यक्रम वगैरह के माध्यम से भी मतलब इसका प्रसार हमें करना चाहिए। तो जो विकास, तो ग्राम पंचायत की अगर बात करते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना की, तो जो इसमें निधि है, तो निधि का हो गया, निधि है या इसका हमें कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रमों, इन सब के माध्यम से क्या करना है, हमें प्रसारित करना है, बताना है लोगों को कि इतना पैसा आया है, इतना खर्च करना है, कैसे कैसे करना है। इसमें हम लोग कुछ बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि इस तरीके से पैसे को खर्च करना है। पंचायत में कुआं हो गया, तालाब हो गया, वृक्षारोपण हो गया, नल जल हो गया, सोलर लाइट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। तो इस अगर हम गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत की बात करते हैं तो कर्नाटक में मुद्रदी हेब्रे उडुपी, इसको मिला है 1 करोड़ रुपया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में चेम्मुलल्लापल्ली खाजीपेट वाईसीआर को 0.7 यानी 75 लाख, और ग्याल सिंह ओमचुंग को 50 लाख रुपए। ठीक है, इतना मिला है। नेक्स्ट हमारा विषय है स्वस्थ पंचायत। नेक्स्ट पंचायत की बात करते हैं तो क्या है, स्वस्थ पंचायत। तो स्वस्थ पंचायत में किसको, त्रिपुरा को मिला है 1 करोड़ रुपए, कंचनबाड़ी, कुमारघाट, उन्नाकोटी। कर्नाटका में वंद से 75 लाख। केरल में अगर देखे जाए तो निर्नम 25 लाख रुपए, ओडिशा में 25 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हम स्वस्थ पंचायत को देखते हैं। तो देखिए दूसरा विषय हमारा क्या है, स्वस्थ पंचायत। तो स्वस्थ पंचायत में आप देखिए, स्वस्थ पंचायत की बात जब आती है तो हम कौन से पंचायत को स्वस्थ पंचायत कहेंगे, मतलब क्या हो, ऐसा कुछ सुनिश्चित होना चाहिए। तो देखिए स्वस्थ पंचायत हमारा वो होगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि सभी आयु वर्गों के लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण की व्यवस्था कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण की हम क्या और कर सकते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जो होंगी तो वो क्या होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण। ठीक है, आप स्वास्थ्य की बात हो रही है तो टीकाकरण की बात करते हैं, तो सभी को टीकाकरण, ये सभी को बिना किसी भेदभाव के सभी को जो है हम क्या करेंगे, सुनिश्चित कराएंगे। अब अगर टीकाकरण की बात हो गई तो दवा की भी बात करते हैं। तो दवा जो है वो क्या हो सकता है कि उचित एवं जो है सुलभ दरों पे
हम दवा की क्या करेंगे, दवा की उपलब्धता कराएंगे। तो दवा हम उपलब्ध कराएंगे उचित एवं सुलभ दरों पे। ठीक है, देखिए अगर हम स्थानीय उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य एवं लक्ष्य की अगर हम बात कर लें जरा, तो देखिए अब अवरुद्ध जो वृद्धि है और कुपोषण है, माने यानी वृद्धि रुकी हुई है, कुपोषण के शिकार है पंचायत के लोग, तो इसका क्या करना है, इसका उन्मूलन करना है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो इसका आप उन्मूलन करेंगे जो भी है। दूसरा अगर बात करते हैं तो किशोर जो महिलाएं हैं या किशोरियां हैं, इनके लिए क्या हम कर सकते हैं, तो एनीमिया, अब देखिए इनको खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया का हमें क्या करना है, उन्मूलन करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कम लागत वाले अत्यधिक हम क्या कर सकते हैं, तो पौष्टिक स्थानीय स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, अनाज सब्जी फल अंडे आदि की उपलब्धता करवा सकते हैं। अब संक्रमण रोग जो है, इसके लिए हम रोकथाम और उपचारात्मक जो है उपाय हम कर सकते हैं। और मातृत्व मृत्यु एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना भी हमारा है लक्ष्य। अगर हम देखें तो सभी के लिए चिकित्सा देखभाल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता करवा सकते हैं, खुले में स्वच्छ मुक्त प्लस यानी ODF प्लस की स्थिति को प्राप्त करना, ये सब चीजें इसमें है। अब जो पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की भूमिका है, तो वो क्या कर सकती हैं, तो बच्चों और माताओं के लिए क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा जो है जो भी है वो सुनिश्चित करना है। उसमें क्या हो जाएगा, पोषण आ जाएगा, परामर्श आ जाएगा, सैनिटरी नैपकिन इन सब का उपयोग, मतलब सुरक्षित निपटान हो गया जो भी है। माताओं और बच्चों की बात करते हैं तो जो पूर्ण टीकाकरण जो है ये सुनिश्चित करना है। और संक्रमण रोगों की बात करते हैं तो टीबी हो गया, एनीमिया हो गया, HIV आदि, और असंक्रमण यानी जीवन शैली से रिलेटेड तो मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब रोकथाम पे को उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए ग्राम पंचायतें ये भी कर सकती हैं कि ओपन जिम की आजकल कल्चर चल रहा है पंचायतों में, ओपन जिम, वो क्या कर सकता है कि खुले फील्ड में योगा क्लासेज वगैरह करवा सकता है, कुछ भी अपना जो आए पब्लिक और कुछ करें। और जो जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, इन पे कम से कम विस्तृत चर्चा होती रहे, ये जरूरी है, और ये हमें अपने घर से शुरू करना होगा। भारत सरकार की जो मिशन लाइफ योजना है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मिशन लाइफ, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि जो NCDs डिजीज हैं, इन सब उसमें यही आ गया कि जीवन शैली से संबंधित हो गया, मधुमेह कैंसर वगैरह जो भी है, तो इन सबको हम कैसे धीरे धीरे जो है और अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन से हम बदलाव ला सकते हैं, अपने लिए भी और समाज के लिए, फिर देश के लिए। तो ये सब चीजें हमें करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, तो विवाह एवं गर्भाधारण की उचित आयु, यानी जो शादी होगी, वो जो एक तो है कि गांव में जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं लोग, तो वो कम उम्र में अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि विवाह में भी समस्या, विवाह तो चलो कम एज में हो गया, उसके बाद गर्भाधारण वगैरह की, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो इनके लिए हमें क्या करते, प्रति इन सब के प्रति हमें जागरूकता फैला सकते हैं। वृद्धजन की देखभाल सहायता, तो आजकल ये भी हो गया है कि जो पुराने पीपल के पेड़ हो गए तो उनको काट देना है, उन पे ध्यान नहीं देना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो वृद्धजन हमारे जो हैं वो पुराने पीपल के पेड़ हैं, इस तरीके से आप उनको समझे अपना, और उनसे जो अनुभव उनका रहा है वो आप सीखें, उनसे जाने। आयुष पद्धति को है बढ़ावा देना है, उनके उपयोग को भी बढ़ावा देना है, तो ये सब चीजें हमें करना है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे जो हैं 4 हैं स्वस्थ पंचायत में, जो त्रिपुरा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ओडिशा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल हितैषी पंचायत की। तो बाल हितैषी पंचायत में महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, इटगांव, भंडारा, हलनायक कनहल्ली, बेंगलुरु पूर्व, बेंगलुरु शहरी, ओटूर, वर्कला, तिरुवनंतपुरम।
तो अब हम बाल हितैषी पंचायत को देखते हैं जरा, क्या है हमारा बाल हितैषी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाल हितैषी, बाल हितैषी पंचायत। तो देखिए, बाल हितैषी पंचायत वो है जो सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे अपने अस्तित्व, विकास, सहभागिता एवं संरक्षण के अधिकारों का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करें। कैसा पंचायत? वैसा पंचायत, बाल हितैषी पंचायत जो सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे अपने अस्तित्व, विकास, सहभागिता और संरक्षण के अधिकार जो है उसको पूर्ण रूप से लाभ उठाए और अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करे। अब देखिए, इसमें जो अगर हम स्थानीय उद्देश्य की बात करते हैं और लक्ष्य की, तो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? जब बाल हितैषी की बात आ रही है तो विद्यालय में हम क्या कर सकते हैं? तो विद्यालय में हमारा 100% क्या होना चाहिए? नामांकन होना चाहिए। ये तो बेसिक जरूरत है। जब बच्चे स्कूल आएंगे, जब जागरूक होंगे, चीजों को सीखेंगे, तभी जागरूकता फैला सकते हैं उनमें जो है, और अपनी क्षमता को वो पूर्ण रूप से या अपने अधिकारों को जान सकते हैं और उनका जो क्षमता है वो पूर्ण विकास कर सकता है। दूसरा आता है कि बाल विवाह। बाल विवाह हो गया, बाल तस्करी हो गया, बाल श्रम और बच्चों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, ठीक है, ये सब है। और तो इनमें क्या हमें करना है? ये जो हिंसा है, ये सब हो रही है, इन मामलों में हमें कमी करना है, इनको खत्म करना है जड़ से, ठीक है। अब दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए हमें क्या करना है कि शिक्षा जो है समान रूप से उन तक भी पहुंच स्थापित हो और दिव्यांग बच्चों को भी अपने बच्चे जैसे ट्रीट करें, उनको ये ना समझे कि वो समाज से कोई अलग है या कुछ भी है, ठीक। तो दिव्यांग हो गया, दिव्यांग बच्चों को क्या सब कुछ जो है शिक्षा तक समान पहुंच उपलब्ध हो। अभिभावक और शिक्षक की अगर बात करते हैं तो इनका जो संघ है, विद्यालय है कि जो प्रबंधन समिति है, इनके माध्यम से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ग्राम पंचायतों की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? तो देखिए, 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एक तो पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, मिड डे मील की गुणवत्ता की निगरानी हमेशा करना है। ऐसा नहीं होता है, कारण क्या है कि जहां भी महिलाएं जो हैं मुखिया में चुनी गई हैं, पंच में चुनी गई है, सरपंच में, उनके पति जो है सरपंच पति हो गए, प्रधान पति हो गए, प्रधान पति हो गए, और ये सब अपने हिसाब से करते हैं। जो मुखिया जो ओरिजिनली जिनको आपने चुना है वो तो जाती नहीं है कोई चीज की गुणवत्ता की निगरानी करने, उनके पति जो है सब कुछ डील कर रहे हैं, वो डीलर बन जाते हैं, हर चीज डील करते हैं पैसों में, समाज को कुछ मिले ना मिले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इसी में अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायतों की भूमिका, तो एकीकृत बाल विकास सेवा हो गया, स्वास्थ्य केंद्रों की सेवा की निगरानी करना, आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में पोषण वाटिका का विकास करना है, अवरुद्ध वृद्धि वाले बच्चों को नियमित टीकाकरण, अब कितने को टीकाकरण मिल रहा है, कितने में स्थानीय शिविर का आयोजन हो रहा है, इन सब चीजों को देखना, विद्यालय में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता है कि नहीं, हाथ धोने वगैरह इन सब के लिए, और बेहतर सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब का जो है को देखना है, इसका व्यवस्था करवाना है। स्वास्थ्य संरक्षण हो गया, शिक्षा समितियों का गठन करना है, प्रभावी जो है संचालन इनका होना चाहिए, बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करना है, और ऐसे मामलों की सूचना जो है संबंधित कानूनी प्राधिकरण को भी देना है। तो ये सब सूचना भी अपने से ऊपर जो भी इनसे रिलेटेड जो प्राधिकरण है कानूनी, उनको देना है। बच्चों को अपनी समस्या रखने हेतु मंच प्रदान करने के लिए बाल सभा का आयोजन करना है। तो ये सब चीजें, ये मतलब पंचायतों की हालत तो ऐसी हो गई है कि ग्राम सभा भी लोग नहीं कर पाते हैं, 5 साल में 2-4 किए, नहीं तो नहीं किए, ऐसे ही चलता है, 10 लोग मिल लिए, कर लिए, हो गया, कुछ नहीं, न चर्चा है, न लोगों को बताना है, बस चल रहा है किसी तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें ग्राम पंचायतों की भूमिका में है, आप देख सकते हैं। बच्चों की समस्या है कि बाल भी, यहाँ तो समाज के लोग ऐसे हो गए हैं, मतलब क्या मैं बोलूं
कि लोग चाहते ही नहीं है कि अपने बच्चे बस अच्छे होने चाहिए, समाज जाए भाड़ में, इस टाइप का चलता है। ठीक, तो जो भी है अब कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो बाल हितैषी पंचायत में महाराष्ट्र को मिला 1 करोड़, कर्नाटका में हलक नायकन हल्ली को मिला है 75 लाख, केरल में जो है 50 लाख ओटूर को। अब देखिए जल पर्याप्त पंचायत, तो जल पर्याप्त पंचायत में भी महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, इनको 1 करोड़ 75 लाख 50 लाख। खारीवाड़ी महाराष्ट्र में, मधुमक्खी को 75 लाख मिला है, पडुआ को मिला है, चंपुआ को 50 लाख। ठीक है, अब हम लोग जल पर्याप्तता पंचायत की बात कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा कौन सा विषय होगा, 4th होगा। ठीक, जल पर्याप्तता ठीक है। तो देखिए जल पर्याप्तता पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो हम उस पंचायत को बात करेंगे या वैसी पंचायत जो यह सुनिश्चित करे कि सभी व्यक्तियों के घर में गुणवत्तापूर्ण नल जल कनेक्शन उपलब्ध हो। सभी परिवार में क्या हो, नल जल कनेक्शन। ये क्या हो, उपलब्ध हो, अवेलेबिलिटी होना चाहिए नल जल का। और जल का जो है समुचित प्रबंधन भी होना चाहिए। ठीक है, टाइम से नल में जल आने भी चाहिए, और जो सही तरीके से उसको साफ सफाई वगैरह करके आना चाहिए। ऐसा नहीं गंदगी और जो है प्रबंधन पे के नाम पे कुछ नहीं होता, वार्ड हो मुखिया हो सब दबा के खाते हैं इसमें, और कुछ न टंकी की सफाई हो रही है, न टाइम से पानी आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस चल रहा है जिसी तरह। कहीं नल टूटा हुआ है तो बह रहा है पानी, टाइम से जब भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें जो है, तो हमें जल का समुचित प्रबंधन हो गया। प्रबंधन कुछ जो है पंचायतें जो कर रही हैं वो अवार्ड पा रही हैं, बाकी तो अब देख ही लीजिए कितनों को अवार्ड मिल रहा है। कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध, तो कृषि वगैरह के लिए जो है जल की उपलब्धता, देखिए किसानों को या अपने पंचायत में हर व्यक्ति को जो है वाटर रिचार्ज, ग्राउंड रिचार्ज के लिए हमें व्यवस्था उपलब्ध मतलब करानी चाहिए। सरकार तो सब्सिडी वगैरह देती है, लोग जागरूक नहीं है अभी। पंचायत जो है इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। और जल जो है उपलब्धता, अगर हम ग्राउंड वाटर ऐसे ही अगर हम निकालते रहेंगे तो, और वैसे काफी सारे क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहां ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया, खराब हो गया है। तो इस वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। सरकार क्या क्या करे, व्यक्ति कुछ नहीं करे। जल पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, तो जो भी जल पारिस्थितिकी तंत्र है आपका हो गया, तालाब हो गया, जो भी मतलब जहां और चौवर चाचर जो भी है, इन सब क्षेत्र है, और क्या उसको बोलते हैं दलदली क्षेत्र हो गया इस टाइप के। तो इन सब क्षेत्रों का जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाए। अब ये सब होगा तो स्थानीय उद्देश्य क्या है, मतलब ये सब अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जल पंचायत है। पंचायत वो कौन सा है, सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा रहा हो, जल का जो है क्या समुचित प्रबंधन कर रहा हो, कृषि एवं अन्य जो है आवश्यकताएं हैं उसको क्या कर रहा हो, जो पर्याप्त जो है जल उपलब्धता करा रहा हो कृषि और उनसे रिलेटेड अन्य आवश्यकताएं के लिए। जल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या संरक्षण किया जा रहा हो, तो ये सब चीजें। स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उद्देश्य और लक्ष्य की अगर बात करें आप, तो आप बोल सकते हैं कि सभी को जो है पर्याप्त स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, सभी को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। घरेलू शौचालय में 100% जो है उपयोग सुनिश्चित करना है। ग्रे वाटर उपचार हमें करना है, उसका शुद्धिकरण की व्यवस्था करना चाहिए। अब अपने पंचायत में आप देखें कि कितना हो रहा है ये सब चीजें।
नल तो लगा हुआ है, जल आता नहीं है, जल आधे घंटे आया नहीं आया, 5 दिन से गायब है। भूजल का दोहन हो रहा है, इस पे ध्यान देना है। आर्सेनिक प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकना है। वाटर वर्षा जल संचयन हमें करना है, भूजल का पुनर्भरण, ये सब चीजों को बढ़ावा देना है। तो पंचायतों का ये काम अभी पहला, शिक्षा के बाद शिक्षा और ये सब पैरेलल चलना चाहिए। ठीक है, हम अपने आने वाले, आप मतलब बच्चों के लिए क्या बचा रहे हैं आप, तो ये सब करना पड़ेगा आपको। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना चाहिए। ये सब हमारा क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य है। ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या है इसमें, तो ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता परिसंपत्तियों का उपयोग करेगा, प्रबंधन करेगा, लोगों को जागरूक करेगा। जागरूक करने के नाम पे मुखिया ये सब कर क्या रहा है, कुछ नहीं करता है। विधायकों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या करना है, तो बालक बालिकाओं हेतु पृथक एवं कार्यशील शौचालय सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक शौचालय का हमें रख रखाव जो है सुनिश्चित करना है। मैजिक पिच हो गया, किचन गार्डन हो गया, इन सब तकनीकों को अपना कर हम क्या कर सकते हैं, तो जल आपूर्ति कर सकते हैं, ग्रे वाटर का प्रबंधन कर सकते हैं, पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हम करा सकते हैं। और इनसे संबंधित जो एजेंसियां हैं उनसे हम समन्वय कर सकते हैं। और परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु हो गया तो जन समिति का गठन करना है, क्षमता निर्माण करना है, जल निकाय की सुरक्षा करना है, जल परीक्षण के माध्यम से जल की गुणवत्ता की निगरानी करना है। तो ये सब चीजें हमें करने की आवश्यकता है। अब ग्राम पंचायतों की भूमिका है इन सब चीजों में, करना चाहिए। करता कितना है वो तो देख ही रहे हैं आप, अपने पंचायतों में देखें कि कितना हो रहा है। तो जल पर्याप्त पंचायत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा को मिला है 1,75,50,00,000। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान जो चल रहा है जन जागरूकता के लिए, लेकिन समाज के लोग, वही समाज के लोग नहर हो गया, नदी हो गया, किनारे के पेड़ जो है निपटा दे रहे हैं, काट ले रहे हैं, और काट रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो यही सब चल रहा है समाज में। क्या है, तो सरकारी है। सरकारी चीजों को जब अपना नहीं समझेंगे हम, तो सरकार की या जो भी पब्लिक, जो आपका सार्वजनिक वस्तु है, उसका कभी प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है, वो नहीं बचेगा। ठीक है, तो सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इस मामले में मैं उसको सही मानता हूं कि अगर आप अपने सार्वजनिक चीजों को अगर आप अपना नहीं मान रहे, उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ भी हुआ ट्रेन फूंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, जला दिए, जो भी है बर्बादी किसकी, सबकी। सरकार 1-1 रुपए सब कोई, जो भी सभी व्यक्ति का योगदान है उसको बनाने में, उसके पुनर्निर्माण वगैरह इन सब में, रख रखाव में। तो हमारा जो क्या है, हमारा मतलब ये हमारा तो ये होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है वो सबकी है, और जब कोई भी चीज जब सबकी होती है तो उसमें से हम अपने हिसाब से उसका क्या करते हैं, और ध्यान तो हमें सबको रखना है, उसका यूज करते हैं, ये नहीं नुकसान नहीं करना है, सार्वजनिक चीज कभी नुकसान नहीं करना है। ठीक है, खैर ये सब बात जो है कहने की बातें हैं, ऐसा लोगों को लगता है, पर कोई नहीं। स्वच्छ और हरित पंचायत और इन सब चीजों की हम चर्चा भी करेंगे। तो स्वच्छ एवं हरित पंचायत की बात करते हैं तो देखिए, मिजोरम में कावरथा नॉर्थ को 1 करोड़, असम जुमुरपुर को, कठिया टोली नौगांव को मिला है 37 लाख, 37.5 लाख। ओडिशा में हो गया हाथी बड़ा, लाठी कटा, जो भी है कटा। छत्तीसगढ़ में सर्दी, इनको मिला है 25 लाख रुपए। और हिमाचल प्रदेश में लोहारदी 25 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिजोरम है, असम है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है। अपना बिहार कहाँ है, पता नहीं, कोई नहीं। तो स्वच्छ एवं हरित पंचायत की अगर बात करते हैं, हमारा ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 5th नंबर पे है। 5वां विषय है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। स्वच्छ एवं हरित पंचायत, तो देखिए आप वो कौन सा पंचायत है, कैसा पंचायत है जिसको आप स्वच्छ एवं हरित पंचायत बोलेंगे। तो जैव विविधता का मानचित्रण एवं संरक्षण हो। तो पहला तो हो गया जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का मानचित्रण
एवं क्या होना चाहिए, तो संरक्षण होना चाहिए। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना और बढ़ावा देना, तो नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है, ये आप कितना अपना रहे हैं, अपनाना, और हमें क्या करना है, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ावा देना है। तो ये सब चीजें हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस पंचायत को बोलेंगे स्वच्छ एवं हरित पंचायत। ठीक है। स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो सभी परिवार को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर 100% हमें पहुंच करना है। तो उद्देश्य एवं लक्ष्य देखिए, हमें क्या करना है, तो सभी परिवार को 100% पहुंच और उपयोग को बढ़ावा देना है। जलाऊ लकड़ी के उपयोग में कमी करना है। जलाऊ लकड़ी के उपयोग में हमें क्या करना है, कमी करना है। स्वच्छता की अगर बात करते हैं तो खुले में स्वच्छ मुक्त यानी ODF प्लस की स्थिति को प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब ODF प्लस की जब हम बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, तो शौचालय पे अगर सरकार 12,000 रुपए दे रही है, 12,000 रुपए दे रही है, तो इनसे रिलेटेड जो आपका मुखिया होगा, वार्ड मेंबर होगा, सभी है, ये 2,000 निपटाएंगे। पहले आपसे लेंगे, बोलेंगे कि तब काम करवाएंगे। 2,000। अब 10,000 रुपए में क्या करेगा आदमी, या तो इसके लिए सीट वीट बैठा के वो छोटा सा वो रूम बनवा ले, या टंकी वो बनवा ले, या रिंग डलवा ले, यही कर सकता है। तो गांव में क्या किया गया, पहले तो या तो घर बना दिया उसका सीट बैठा के, या तो किसी का टंकी बैठा बना दिया। तो जिनका टंकी बना दिया वो अपना किसी तरह तो चलो सीट बैठा के और बगल से जो है बांस वांस का बेढ़ा वेढ़ा लगा के जो है, मतलब दीवार वगैरह करके या टीन वीन ठोक ठाक के अपना बना लिए घर। लेकिन जिनका घर बना दिया वो उनका हिम्मत नहीं हुआ कि वो जो है या तो टंकी या रिंग बनाए, टंकी या रिंग बनाए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं पंचायत लेवल पे। अब क्या कर सकते हैं आप, तो आपके पैसों का, टैक्स के पैसों की बर्बादी जो है ऐसे होती है। सब मिल के खाना है, मिल बांट के खाना है, किसको, सरकारी पैसे। अब कोई बात नहीं है सरकारी। अब देखिए, तो अब ऐसा हो रहा है जिनका एक बना हुआ है वो कहाँ बाहर जाएंगे, तो ये होना ही है। तो ODF प्लस, तो वैसे अब धीरे धीरे जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, और शर्म भी अब लगता है, पहले नहीं लगता था। तो इस वजह से भी लोग अब सोचते हैं कि शौचालय वगैरह जो है कि अपने ही घर में हो तो ज्यादा सही है। और वनीकरण को बढ़ावा देना है, तो वनीकरण में आप पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधे लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जन्मदिन वगैरह इन सब पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, 200-400 का केक ला रहे हैं, कोई कोई हैं तेजस्वी लोग, वो क्या करते हैं कि ऑर्केस्ट्रा नचवा रहे हैं। तो ये सब चीजें मतलब खर्च कर रहे हैं, पार्टी भोज हो रहा है। लेकिन अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन ये नहीं कर सकते हैं कि 500 रुपए का या 2-4 पेड़ ही आम का, कुछ कोई भी, मतलब 2-4 पेड़ जो है अपने बच्चे से जन्मदिन के दिन अपने बच्चे से लगवाएं। और हमेशा आप ये सोचो कि अगर 5 पेड़ जो हर जन्मदिन पे लगाया जा रहा है, तो 15 साल में अगर वो 20 साल का होगा, 5 साल बाद से ही अगर आप शुरू करते हो, या मतलब शुरू से ही अगर आप शुरू करते हो, तो 20 साल में 100 पेड़। अब ये 100 पेड़ धीरे धीरे तो ये तैयार हो रहा है, तो ये 20 साल, कोई 15 साल में तैयार हो गया कोई, और इस तरीके से तो हर 5 साल में आप काट के बेच सकते हो। तो एक तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। दूसरा है कि बच्चे अगर पेड़ लगाएंगे, उनको रहेगा कि हमारे जन्मदिन के नाम पे दिन लगाया गया है, मेरा है, इतने साल का हुआ, ये है, मतलब तो उससे वो उसका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। भावनात्मक जुड़ाव होने से क्या होगा कि बच्चे जो है पर्यावरण, इन सब चीजों के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे, और वो ध्यान देंगे, और भी वो पेड़ पौधे, फूल पत्ती वगैरह जो भी है, इन सब चीजों की पेड़ वो लगाएंगे। तो हम वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें हम कर सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पे हम ऐसे अपने परिवार से हम इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोई भी योजना, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो एक पेड़ जो है उस पूजा के नाम आपको करना चाहिए। पूजा के नाम करिए, बच्चे के जन्मदिन के नाम पे, अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं उस पे आप लगाइए एक पेड़। तो ये सब चीजें हमें, अगर आप लगा रहे हैं तो बच्चे आपके देखेंगे, वो भी सीखेंगे, वो भी लगाएंगे। और ये जो अगर पैटर्न चलता रहा तो समाज में, अगर आप ये कर सकते हैं कि जन्मदिन पे आप कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो पेड़ दे दीजिए आप गिफ्ट में, फूल का ही पौधा दीजिए। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे हम परिवर्तन, बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है। जैव विविधता
रजिस्टर का संधारण करना है, निगरानी करना है, संरक्षण करना है, ये सब चीजें हमारे उद्देश्य लक्ष्य में है। अब बात आती है कि पंचायत इसमें क्या कर रही है, उसकी भूमिका क्या है। तो पंचायत का काम है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए, सौर ऊर्जा जो सोलर लाइट वगैरह लगती है, तो पहली बात है कि क्या होगा कि जो गांव में उसको लगेगा कि अपने हिसाब का, अपने मतलब हाँ ये वोट दिया था, वोट दिया था तो इसको देंगे। तो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, तो पंचायतों में ये हो गया है कि मतलब सही तरीके से इसका भी नहीं किया जा रहा है। वार्ड मेंबर तो कुछ ऐसे भी हैं कि सोलर लाते हैं बैटरी और वो सब अपने घर पे लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो, कि हमारा तो यही कमाई है कि बस हम यही किए हैं, यही हमको फायदा हुआ और तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं समाज में। अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो कहीं कहीं पे लगा दिए, कोई अपने मित्र हैं तो अपने घर की तरफ लगा के रखे हैं, उनको रोड पे लगाना है लेकिन घर पे लगाएंगे वो, तो ये सब चीजें चल रही हैं। पात्र जो लाभार्थी हैं को व्यक्तिगत घरेलू जो है शौचालय उपलब्ध कराना है, बिजली का प्रभावी वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको प्रणाली को विकसित करना है। कचरा का प्रबंधन, सूखा गीला, इन सबको ध्यान में रखना है। स्थानीय जल संसाधन का है संरक्षण करना, उपयोग करना है। वन हो गया, जल स्रोत हो गया, पवित्र वन उपवन हो गया, इन सब का जो देखिए सार्वजनिक जो भी हमारा जो है नहर हो गया मतलब या फील्ड है, कुछ भी है, तो इन सब चीजों में अगर पौधारोपण हो रहा है तो इसके संरक्षण का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति का ये मतलब जरूरी है कि ये सब ध्यान रखे हो। अब पता चले कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं नहर पे, और बाद में क्या होता है कि एक बार में निपटा दिया जाता है लोगों द्वारा, दिन में रात में चोरी चुपके सब काट वाट के खत्म पेड़। अब इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को समस्या, पेड़ के प्रति हम कितने जागरूक है। तो इससे ये है कि वैसे आप पेड़ लगाइए, वैसे पेड़ को बढ़ावा दीजिए जो पवित्र पेड़ हो। तो पवित्र उपवन की हमें पीपल का लगाइए, वैसे जिस पे लगता हो कि भूत प्रेत रहता हो, ऐसा मतलब मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, तो वैसे पेड़ लगाइए। शीशम आप लगा रहे हैं, सिमर लगा रहे हैं, सागवान लगा रहे हैं, महोगनी लगा रहे हैं, वे निपटा देते हैं। जैविक खेती को और सतत मत्स्य पालन को हमें बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन हेतु हम क्या कर सकते हैं, सामुदायिक तालाब को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकारें, राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं इन सब चीज़ों के लिए, तालाबों के लिए, तो आप सब्सिडी लें, ये सब करें। पशुपालन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायतों की, अब देखिए पशुपालन वगैरह आप करते हैं तो गोबर वगैरह होगा, फिर गोबर से आप गैस बनाएंगे, खाद के लिए यूज में आ जाएगा, तो काफी दूध मतलब सब कुछ। तो एक गाय भैंस होना चाहिए। प्रकृति संसाधन के संरक्षण में तो गठित जो है अस्थायी समिति हम करें, कार्य समिति का सशक्त करें, लोगों को जागरूक करें लोग। और जब भी ग्राम सभा वगैरह का मीटिंग वगैरह हो रहा है तो इस पर चर्चा जरूर करें। पेड़ एक भी नहीं कटना चाहिए। एकल उपयोग प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसके उपयोग पर रोक लगना चाहिए। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव भी हमें ढूंढना है और वो अवेलेबल कराना है। कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारा आ गया किसमें, स्वच्छ एवं हरित पंचायत में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पंचायतों में आत्मनिर्भर अवसंरचना की, तो इसमें अगर आप देखें तो केरल है, इसमें भी असम है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। ठीक है, तो केरला में 1,75,00,000 और क्या है, आंध्र प्रदेश में 25 लाख, कर्नाटका को भी 25 लाख मिला है। ठीक है, अब पंचायत में आत्मनिर्भर अवसंरचना की बात आती है तो इसकी कर लिया जाए बात। तो आत्मनिर्भर जो अवसंरचना युक्त पंचायत है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा थीम जो है, विषय, नेक्स्ट सब्जेक्ट विषय हमारा 6th आता है, और 6th विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत। ठीक, आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत। अब देखिए, यह जो है मतलब वैसा पंचायत जो सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं किफायती आवास और जो बुनियादी सेवा है संबंधित जो अवसंरचना है उसको पहुंच कराती है। जैसे
तो देखिए, इसमें अगर सिंपली आप स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो पक्की सड़क हो, और संरचना हो गया, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराए, और उद्देश्य और लक्ष्य की बात हम कर लें तो पक्की सड़क हो जाए, ठीक है। 100% जो है पात्र परिवार है उनको आवास उपलब्ध हो, आवास जो है 100% पात्र जो है इनको उपलब्ध कराना है। 100% परिवार में क्या करना है, तो शौचालय ये कराना है। होता कितना है ये सब आपको पता ही है। सभी स्थानों पर उचित जल निकासी की व्यवस्था, ये संरचना आपको कराना है जल निकासी की। और 100% परिवार में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना है। सभी परिवारों को जल एवं स्वच्छता परिसंपत्ति के उपयोग एवं प्रबंधन के लिए जो पहलू है उनको शिक्षित करना, जागरूक करना है, ठीक है। कितना 1 ड्रॉप जो है वाटर सेव्स 24 लीटर या 40 लीटर जो भी है, सम 1000 लीटर इन 1 ईयर टाइप जो भी। तो आप ये बोल सकते हैं ग्राम पंचायत इसमें भूमिका क्या कर सकती है। तो देखिए, ग्राम पंचायत और संरचना में ग्राम पंचायत भवन बना सकती है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करा सकता है, विद्यालय का निर्माण, रख रखाव, ये सब, शौचालय पेयजल की व्यवस्था कराएगा, लाइब्रेरी वगैरह बनाए अपना, और संरचना में भी बंद और जो भी है नाली वाली है तो ढका है कि नहीं, सीवेज प्रणाली विकसित है कि नहीं, ये सब। उप केंद्र एवं जो है पीएचसी की जो आवश्यक जो हमारा चिकित्सा सुविधा है उसको सुनिश्चित कराना है। बस अगर चल रहा है तो बस स्टैंड का व्यवस्था कराना है। गांव मतलब जो सड़क ये सब है उनका संपर्क सुनिश्चित हो। ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। सेवा सर्वेक्षण के माध्यम से जो है अवसंरचना जो भी है की आवश्यकता है उसका आकलन करना है। पंचायत परिसंपत्ति के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो सामुदायिक समिति का गठन करना है। खाना पकाने, प्रकाश, सिंचाई, घरेलू और व्यवसायिक गतिविधि के लिए ऊर्जा जो भी आवश्यकता है इन सबका आकलन करना है। तो ये सब चीजें ग्राम पंचायतों की भूमिका में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। अब इसमें आप देख रहे होंगे तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश शानछा, लाहौल और स्पीति में 1 करोड़, महाराष्ट्र में 37 लाख है, और मंदार हो गया उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। तो आप अपने बिहार को, यूपी को आप देख पा रहे हैं इसमें कहीं, तो सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण वो कितना है और सामाजिक रूप से कितना सुरक्षित पंचायत है आप देखें आप, और ढूंढे अपने पंचायतों को इस लिस्ट में कहाँ है। तो देखिए सामाजिक रूप से अब कौन सा पंचायत ऐसा होगा जिसमें हम लोग ये सब बोलेंगे कि सामाजिक रूप से वो न्याय संगत है, न्यायपूर्ण है और सुरक्षित पंचायत है। तो वैसा पंचायत जो सुनिश्चित कराती है कि बीपीएल हो गया, दिव्यांग हो गया, निराश्रित हो गया, सामाजिक रूप से जो वंचित समूह है उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। पात्र समूहों की अगर बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा योजना है उसके अंतर्गत वो उनको मिल रहा हो, ठीक है। स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो क्या है वो, तो देखिए ये जो सामाजिक सुरक्षा योजना है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना है। आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नामांकन को सुनिश्चित कराना है। उत्पाद रोजगार उपलब्ध कराना है। उपयुक्त अवसंरचना शौचालय आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित करना है। वंचित समूहों के प्रति हमें असमानता एवं सभी प्रकार के भेदभाव को कम करना है। कोई भी वंचित समूह हो, मतलब किसी भी टाइप की असमानता जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, मतलब जरूरत है ये समाज के और आज के मॉडर्न युग का। आज हम लोग स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, स्मार्ट विलेज होना चाहिए, लेकिन इनइक्वालिटी कितना है समाज में, भेदभाव, ये सब आप नहीं देखते हैं, देखना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगर बात हम करते हैं तो पात्र जो भी व्यक्ति है उनका पंजीकरण हमें सुगम कराना है। गरीब हो गए, निराश्रित है, कमजोर वर्ग को पहचान करना है, उनके मानदंड को विकास करना है कि क्या है मानदंड उनको। और अगर हम बात करें कि जो उत्तरदायी समावेशी सहभागी प्रतिनिधित्व जो सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा को हम क्या कर सकते हैं इन सब के लिए, जो उत्तरदायी हो, समावेशी हो, सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे, तो हम ग्राम सभा को सशक्त बनाएं।
ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए ये भी है कि लोगों का जो भूमिका होनी चाहिए वो होना। अब लोग भूमिका में कब आएंगे? जब जागरूक होंगे। और आपको कुछ पता नहीं है कि आपके पंचायत में मेरी पंचायत ऐप आपको हर व्यक्ति, पंचायत के हर व्यक्ति जो स्मार्टफोन यूज करता है उसके पास होनी चाहिए, और अपने पंचायत का डिटेल उसको देखना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है और कितना दबाया जा रहा है। नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं एवं निगरानी सुनिश्चित करना है, दिव्यांगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। तो ये सब चीजें उद्देश्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। और पंचायतें भूमिका, जो ग्राम पंचायतों की भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? तो महिला बालिका हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कार्य, यानी असमानताओं को कम करना है, जीरो करना है। पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास में सहयोग करना है, कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। विद्यालय स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण संरचना नहीं है कि है, उसको देखना है, समझना है, सुनिश्चित कराना है। सभी जन्मों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित कराना है, समान कार्य अवसर सुनिश्चित कराना है, रोजगार का सृजन इससे प्रोत्साहित हो। ये सब चीजें उनको काम करने की आवश्यकता है, तभी आप बोल सकते हैं कि सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर पंचायत। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि सुशासन वाली पंचायत। ठीक है, सुशासन वाली पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो 3 पंचायतों को ये मिला है। 3 पंचायत वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना के। तो आंध्र प्रदेश में श्रृंगवरम हो गया, निम्बाले हो गया और मोथुकुप्पले। ठीक है, तो ये सब है। इनको 1 करोड़ हो गया और 75 लाख 50 लाख ये सब मिला। तो देखिए, सुशासन युक्त पंचायत आप बोलेंगे किसको? अब देखिए, सुशासन नाम आते ही नीतीश कुमार का नाम नहीं आना चाहिए। यहां सुशासन पंचायत की बात हो रही है। तो सुशासन पंचायत वह पंचायत हो, वैसा पंचायत हो जो प्रभावी शासन करे, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका विकासात्मक लाभ हो, उत्तरदायी सेवा वितरण हो। तो इन सब चीजों से ग्राम पंचायत के सभी निवासियों तक ये सब क्या सुनिश्चित हो, सभी निवासियों तक पहुंच उपलब्ध होना चाहिए ये सब। अब इसमें हम उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं तो आधुनिक जमाने में हम लोग डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, तो हम ये प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराएं। नियमित वार्ड सभा हो, महिला सभा हो, बाल बालिका सभा हो, ग्राम सभा का आयोजन करना, ये सब ग्राम पंचायत मतलब उद्देश्य हमारा है, लक्ष्य हमारा है। अस्थायी समिति को क्रियाशील बनाना है, आपका लक्ष्य है। सतत विकास एसडीजी के स्थानीयकरण हेतु सतत विकास समूह ग्राम समितियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। जीडीपी निर्माण हेतु विभिन्न संस्थाओं हितधारकों के बीच समन्वय अभिसरण सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयं सत्ता समूह एसएचजी के बीच जो है अभिसरण स्थापित करना है। नागरिक संगठन के साथ साझेदारी एवं सहयोग स्थापित करना है। अब ये सब हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इन्हीं के बाद हम आते हैं कि ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सचिवालय में ई गवर्नेंस एवं आईसीटी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अस्थायी समितियों को सशक्त बनाना, नागरिक चार्टर के अनुसार प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करना, शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना, और ये सब चीजें सहभागी और अभिसरण आधारित जो ग्राम पंचायत विकास योजना है ये सब तैयार हमें करने की आवश्यकता है। तो ये ग्राम पंचायतों की भूमिका इसमें रहेंगी। तो आगे हम बढ़ते हैं महिला हितैषी पंचायत पे। तो आप ये बोल सकते हैं कि कहाँ हैं हम? हाँ, आंध्र प्रदेश में बोक्काशम, पालेम, झिकरहाटी पूर्वी आया झारखंड, तेलंगाना फसलवाड़ी, ठीक है, और त्रिपुरा में बैकुंठपुर। तो महिला हितैषी पंचायत आपका बिहार कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। तो आपका पंचायत कितना हितैषी है। और ऐसे ऐसे लोग भी पंचायत के मुखिया बने बैठे हैं जिन्होंने बात किया कि हम तो शिक्षा में क्रांति ला दिए, शिक्षा पे हम ये काम किए, वो काम किए, और उनके लिए धरती के सुप्रसिद्ध शिक्षक लोग मुखिया के चुनाव में चुनाव प्रचार भी करने गए। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। और पंचायतों में
हुआ क्या कि कुछ साल बाद इनको चुनाव लड़ना था विधायक का। इनको लगता था कि हम फेमस हो गए, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, निपट गए, ठीक है। और अपना काम कितना किए, तो अगर उनसे पूछा जाए तो बस वो न्यूज रिपोर्टर पे ही भिड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं समाज में। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आएगा वो आपके लिए कल्याण की बात करेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, जरूरी भी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि कोई अनपढ़ आदमी है तो काम नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है वो कौन सा होना चाहिए, तो देखिए जो वैसा व्यक्ति जो समाज के प्रति सभी व्यक्तियों के के लिए उसके सहानुभूति हो, समानुभूति हो, ये सब चीजें हो, सबको अपना समझे, पंचायत को अपना समझे, पंचायत के लिए काम करे, वही व्यक्ति जो है पंचायत और आपके लिए वो काम कर पाएगा। और आपके समाज के लिए वो कोई भी हो, या तो आप मुखिया से लेकर नेता तक जा सकते हैं, आप ऊपर कहीं भी जाइए, जो व्यक्ति देश के लिए काम करे वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए और आपके जाति धर्म और इन सब चीजों पे काम कर रहा है। वो आप पूरे समाज की बात आपके लिए भी नहीं कर रहा है, वो एक समाज में असमानता वैमनस्य पैदा कर रहा है आपके जाति के प्रति, धर्म के प्रति। तो इसलिए वैसे व्यक्तियों को चुने जो सबके हो, एक जाति धर्म विशेष समूह के ना हो, ठीक है। महिला हितैषी पंचायत की बात करते हैं तो वो पंचायत जो सुनिश्चित कराती है कि महिलाओं को समान अवसर मिल रहा हो। गर्भवती महिलाओं को अगर हम बात करते हैं महिला हितैषी पंचायत की, नेक्स्ट हमारा है 7 महिला हितैषी पंचायत। तो महिला हितैषी पंचायत में वैसा पंचायत जिसमें क्या हो, महिलाओं को क्या मिले, अवसर एकदम समान मिलना चाहिए। अवसर क्या है, समान। और गर्भवती महिलाओं को क्या हो, हर 100% टीकाकरण। अब ये हो गया। तो इंस्टीट्यूशनल जो है आपका प्रसव है 100%, तो 100% संस्थागत प्रसव होना चाहिए, ठीक है, 100%। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध जो है अपराध को हमें क्या करना है, शून्य करना है, ठीक। तो ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं अभी समाज में। एनसीआरबी का आप रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, तो आप देखते होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन आप लोग चुप रहते हैं। जागरूक बनिए और लोगों को बनाइए। महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी करना है। तो इन सब चीजों में महिलाओं को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब उनका जो अधिकार है उनको देना है, ठीक। उनके लिए जो अच्छी चीजें हो सकती है उसके लिए हम व्यवस्था करें, वो कर लेंगे। तो स्थानीय उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, तो 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार मिले, इन सब चीजों को हमें सुनिश्चित करवाना है। महिलाओं हेतु जो है बैंकिंग सेवा की सुविधा उपलब्ध हो, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है हमको। बालिकाओं के पूर्व में नामांकन जो है और निरंतर उपस्थिति, इन सबको के हेतु हमें जो क्या करना है, अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अब ग्राम पंचायत इस पर क्या कर सकती है, तो देखिए महिला सभा का आयोजन कर सकती है। अब देखिए जो महिलाएं मतलब प्रधान, मतलब आप ये मुखिया बनी बैठी हैं या सरपंच बनी बैठी है, वो तो महिला सभा कर सकती है, लेकिन उनको बोलने आता नहीं है। कारण क्या है कि पति चुनाव लड़ा है, पति के दम पर जीती है, कैसे होगा। जो करना है पति करना है। अब ऐसा ऐसा हाल है, मुझे तो ये भी पता है कि मतलब ऐसे ऐसे मुखिया रहे हैं, उनकी पत्नी है और ब्लॉक वगैरह में तो अपनी पत्नी के नाम का सिग्नेचर और मुहर पॉकेट में और सिग्नेचर पेन से मार दिए, पत्नी का नाम लिख रहे हैं, वो ऐसे चलता है। तो महिलाओं है तो हमें क्या सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। महिलाओं बालिकाओं हेतु जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हमें उपलब्ध करवाना होगा। सभी विकास कार्यक्रमों के लाभ तक महिलाओं को समान जो भी है पहुंच सुनिश्चित करना है। सभी बालिकाओं को निःशुल्क, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और मध्य जो माध्यमिक शिक्षा है, इन सबको हमें पूर्ण कराना, सुनिश्चित कराना है। गरीब महिलाओं को क्या करना है, स्वयं सहायता समूह को जोड़ना है। अब ये सब आप करेंगे, आर्थिक गतिविधि में वो अगर एक्टिव होती हैं तो आय का सृजन तो वैसे ही होना है। और महिलाएं जब आय का सृजन करती हैं, अगर वो एक फ्रिज खरीद के लाती हैं तो 18% जीएसटी दे रही है सरकार को, तो सरकार को भी इससे फायदा है। तो सरकारें कर रही हैं, पर ग्राउंड लेवल पे कितना हो रहा है इसका मॉनिटर भी होना चाहिए। सभी महिलाओं को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीक, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। महिला विकास हेतु बजट में जो है पर्याप्त निधि सुनिश्चित करना है।
महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करना है। तो ये सब चीजें हमें करने की आवश्यकता है और ग्राम पंचायतों की भूमिका है कि ये सब वो करे। तो है, ठीक है, कर रही हैं, जो कर रही हैं वो अवार्ड पा रही हैं, जो सम्मान पा रही हैं, जो नहीं कर रही हैं वो बस चल रहा है किसी तरह। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो हमारा हो गया 34। अब हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार। ओके, तो एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, यानी 9 हमारे हो चुके हैं महिला हितैषी पंचायत। ठीक, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अगर हम बात करते हैं तो ये सब जो मिला है ये आप देख सकते हैं। त्रिपुरा में जो है सिपाहीजला को 5 करोड़, और सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार में उड़ीसा में गंजम को 3 करोड़, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में कोयम्बटूर को 2 करोड़, ब्लॉक में केरला, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत में तो आंध्र प्रदेश इतना, ग्राम पंचायत में असम न्यू नापम 1.5 करोड़, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में बिहार आता है यहाँ पे। और बिहार पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेलकप रोहतास, यानी रोहतास को ही क्यों, क्या और बिहार में पंचायत नहीं है? पिछली बार समस्तीपुर मोतीपुर शायद पंचायत को मिला था, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं 2000 और पिछले साल का। सर्वश्रेष्ठ या उससे पिछले सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तो उत्तर प्रदेश बिरहारू शैयान आगरा 1 करोड़। ठीक है, तो ये सब चीजें अब इनके बारे में हम थोड़ा देख ले तो ये है कि पंचायती राज मंत्रालय को प्रति वर्ष जो है ये दिया जाता है ग्रामीण भारत में समावेशी, सहभागी और सतत विकास को बढ़ावा देना। संशोधित जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पंचायत प्रोत्साहन घटक के तहत संस्थागत रूप से जो है स्थानीय शासन, सेवा वितरण सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को दिशा प्रगति के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2023 में पुरस्कार ढांचे को संशोधित किया गया और सतत विकास लक्ष्यों को एसडीजी के 9 विषयों के साथ संरेखित किया गया है, जिससे मूल्यांकन अधिक समग्र हो, पारदर्शी, डेटा आधारित हो और विकास जो है और विकसित 2027 तक भारत बने। इसकी दिशा में हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावी और जमीनी कार्रवाई के बदले में पंचायतों की भूमिका को मजबूत किया जा रहा है। और ये जब देखिए पंचायतों की भूमिका मजबूत होगी, हमारा क्या होगा, स्मार्ट विलेज बनेगा। स्मार्ट विलेज जो है, भारत आज भी गांव में बसता है, तो गांव हमारा जो है स्मार्ट अगर बनता है तभी तो हम ग्लोबल स्मार्ट विलेज से हम क्या आ जाएंगे, ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो ये हमें जोड़ना है। तो यही सब है। फिर हम क्या, देखो अभी क्या करना है कि बिहार पे तो एक हमारा वीडियो रहेगा ओनली बिहार पे, ठीक है, रोहतास पे, और बिहार में हमें और भी डिटेल में डिस्कशन करना है ये सब चीजें। अब दूसरी चीज ये है कि इससे रिलेटेड इस पे जितना हम लोग अभी पढ़े हैं तो इस पे हम एमसीक्यू करेंगे डिटेल में, और जितना मैंने कराया उसमें उससे भी और भी कुछ इसी से रिलेटेड होंगे जो पंचायत से, पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। ये सब चीजें हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन होगा यूपीएससी बीपीएससी पैटर्न पे एंड 10 क्वेश्चन होगा सिंपली 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 20 होगा एमसीक्यू। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रोहतास में टेलकप के साथ एंड एमसीक्यू वाले वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए।